देश दुनिया से जुड़े हुए सभी वॉलंटियर्स आज जुड़ रहे हैं और हमारे जो खास मेहमान हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, संजय सिंह जी। लेकिन फिर भी मैं एक फॉर्मल उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में एक अध्यापक परिवार के यहाँ जन्मे और ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े और उसके बाद वो डिप्लोमा इन माइनिंग करने क्योंझर उड़ीसा में गए। वहां से उन्होंने पढ़ाई अपनी की तो आप समझिए, लेकिन 1994 में उन्होंने एक एनजीओ की स्थापना की, एक समाज सेवी संस्था की नींव रखी और रेहड़ी पटरी वालों के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, रिक्शे वालों के लिए। तो आप समझिए कि बेरोजगारी का सवाल हिंदुस्तान 2021 में इतना झेल रहा है। सन 1994 में ये बेरोजगारी और रोजगार को बचाने के मुद्दे पर अपनी लड़ाई शुरू कर चुके थे। और जहां तक हमारे आंदोलन की बात करें तो जो हमारे कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल के साथ में संजय सिंह जी के रिश्ते वे बैक इन 2006 से जाते हैं, जब दोनों साथ में आए और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, आरटीआई आंदोलन, उसको लेकर संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी काफी कमान संभाली। और इसके बाद अगर देखें कि संजय सिंह का नाम कहाँ ज्यादा नजर आता है तो आप देखेंगे कि कहीं भी कोई आपदा होती है, कहीं कोई दिक्कत में होता है तो वहां पर एक शख्स हमेशा नजर आता है, चट्टान की तरह खड़ा हुआ, जो मुश्किल में होता है उसके साथ संजय सिंह। जब देश का किसान देश की सरकार के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है संसद में, तो एक आवाज दहाड़ती है, वो है संजय सिंह। जब राज्यसभा में जबरदस्ती ये बिल पास कर दिया जाता है तो रातों को महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे कौन बैठता है? संजय सिंह। और उसके बाद भी जब जब मौका मिले तो छापामारों की तरह ये राज्यसभा सांसद प्रधानमंत्री का सामना करते हैं और किसानों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट में भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक उजागर होते हैं। कौन होता है ये उजागर? चाहे वो भगवान श्री राम की जो जमीन का मामला हो, चाहे वो कोविड में भ्रष्टाचार का मामला हो, तो संजय सिंह हर जगह नजर आ रहे हैं बड़े ही फौलादी इरादों के साथ, इतना कि 21 एफआईआर उन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। तो हम मेरे ख्याल से वी आर रियली ग्रेटफुल टू संजय सिंह जी, जो कि आजकल कैंपेन में लगे हुए हैं और अपना समय निकाला उन्होंने और इतनी रात को अब हमसे बातचीत करेंगे। साथ में अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम की श्री पंकज गुप्ता, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं आम आदमी पार्टी के। बाय प्रोफेशन ही इज अ टेकी और वो मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के पास आउट हैं, इंजीनियर हैं और उन्होंने ये अपना सब काम त्याग दिया आम आदमी पार्टी के लिए और देश की सेवा राजनीति के थ्रू करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमारा देखते हैं और ओवरसीज कन्वीनर हैं। तो अब मैं पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि वो कमान संभालें। धन्यवाद किसले और सभी साथी जो आज देश विदेश से आज इस मीटिंग में, आज इस परिचर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं सबसे पहले संजय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसा किसले ने कहा कि बहुत बिजी हैं वो, सुबह से शाम तक। उनसे जब भी फोन पर बात करो तो पता चलता है आज लखनऊ में है, कल कानपुर में है, परसों बनारस में है, उसके अगले दिन राज्यसभा में बैठकर सरकार की धज्जियां उधेड़ रहे हैं। और इन तमाम बातों के बीच एक ऐसा शख्स जो हर किसी के साथ खड़ा है, अपनी ओजस्वी वाणी से पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने उनका दिल जीता है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह की जिम्मेदारी पार्टी ने, अरविंद जी ने उनको दी है, वो उनके सिवा मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी में कोई और उठा सकता था। उन्होंने पंजाब के चुनाव में बहुत बड़ी भागीदारी की थी और इस समय देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो मैं संजय जी आपका स्वागत करता हूं और मैं थोड़ा सा आपको कार्यक्रम बता दूं। आज हम सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे
कि आप हमारे योद्धाओं को, हमारी पार्टी के नौजवानों को, हमारी पार्टी के वृद्ध नौजवानों को, सबको, बहनों को जो आज यहाँ पर हैं या नहीं हैं, जो आपकी बातें किसी न किसी माध्यम से और सुनेंगे, उन सबको बताएं कि पार्टी के कार्यक्रम कैसे चल रहे हैं, चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। क्योंकि आप हर जगह जाते रहते हैं, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, वहां के बारे में अगर जो बताना चाहें वो बताएं। और उसके बाद अगर आपको इन इन योद्धाओं से क्या उम्मीद है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से ये आप आपके संपर्क में आ सकते हैं या आपसे आपकी मदद कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। कुछ कुछ सवाल अगर छूट गए तो मैं फिर आपसे दोबारा पूछूंगा, अगर छूट गए। और फिर जो हमारे साथ आज बैठे हैं हमारी इस परिचर्चा में, उनके भी सवाल आपसे जरूर होंगे। तो संजय जी, आपका एक बार फिर से इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने को अनम्यूट करें और प्लीज हम हमें संबोधित करें। संजय जी। धन्यवाद पंकज भाई। और देश और दुनिया के तमाम हिस्सों से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं सबको। जय हिंद। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुखद है कि आप सबसे हम लोग इस माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। और जिस प्रकार के संकेत भी मिल रहे हैं, उसमें पंजाब हम सब के लिए एक खुशखबरी लेके आएगा, ऐसी उम्मीद है। सर्वेज भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है पंजाब में। गोवा में भी बहुत अच्छे परिणाम आने के संकेत मिल रहे हैं सर्वे के अंदर। उत्तराखंड में भी एक सकारात्मक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 403 सीटों का राज्य है। और बल्कि आप कहें तो यहाँ की आबादी अगर आप देखेंगे तो कई देशों से बड़ी आबादी है, 24 करोड़ की आबादी है इस प्रदेश की। तो यहाँ हम लोग जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और पिछले 1.5-2 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जितना कुछ मामला था, वो चाहे कोरोना की महामारी में भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो घर घर पानी पहुंचाने की योजना में, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर प्रभु श्री राम के मंदिर की जमीन खरीदने में घोटाले का मामला हो, ऐसे तमाम मामले इस सरकार के खिलाफ हम लोगों ने उठाए, जिसके बदौलत इन्होंने 21 मुकदमे मेरे ऊपर किए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया और पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। आम आदमी पार्टी का घर पे पुलिस वाले भेज के छापे मरवाए। तो जो सत्ता का अपना तरीका होता है, भाजपा के अहंकारी शासन का जो तरीका होता है, वो सारा कुछ हथकंडा योगी जी ने हम लोगों के खिलाफ अपनाया। लेकिन अभी पूरी तरीके से हम इनसे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जिला पंचायत का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी को कोई गिनता नहीं था कि कहीं हमारी कोई मौजूदगी या उपस्थिति होगी। लेकिन 83 सीटें, 83 सीट्स, कांग्रेस 58 सीट्स उत्तर प्रदेश में जीत पाई थी और आम आदमी पार्टी पहले चुनाव में ही जिला पंचायत के 83 सीट्स जीती थी। सैकड़ों हमारे ग्राम प्रधान और बीडीसी उत्तर प्रदेश में जीते। तो एक पहली शुरुआत अगर आप कह सकते हैं चुनावी राजनीति में, तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव में अच्छी सफलता आम आदमी पार्टी को मिली। इससे पहले 2017 में जब हम लोग लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़े थे, तो उसमें भी कुछ हमारे निगम के पार्षद और नगर पालिकाओं में पार्षद सभासद जीते थे। लेकिन अभी पिछला जो अगर चुनावी सफलता की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो जिला पंचायत के चुनाव में अच्छी सफलता आम आदमी पार्टी को मिली। वॉलेंटियर्स हमारे संगठन के ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, जिले के लेवल पे तैयार हुए हैं। 19 हमारे फ्रंटल हैं, उसमें किसान सेल है, लीगल सेल है, महिलाओं की विंग है, यूथ की विंग है, छात्रों की विंग है। तो
इसलिए संगठन का काम भी बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। ये बड़ी अजीब बात है जिससे सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी लड़ सकती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय में मुद्दे गायब हो जाते हैं। जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो चुनाव से गायब हो जाते हैं और जाति, धर्म, हिंदू, मुसलमान, यही नकली मुद्दे राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी के आने से एक बड़ी अच्छी बात ये हुई कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब ऐलान किया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश में भी देंगे, उन्होंने ये गारंटी दी कि भाई हम उत्तर प्रदेश में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे नौजवानों को, 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे, या फिर राहत की जो भी योजनाएं, 25% बजट का शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। ये जो इस तरह की गारंटी जब देना शुरू किया तो एक नई बहस शुरू हुई कि भाई कैसे आप कर देंगे, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है। फिर हम लोगों ने आंकड़े के साथ वो बातें बताई कि भाई 5,80,000 करोड़ के बजट से 19,000 करोड़ रुपए खर्च करके हम लोग 300 यूनिट तक 2,85,00,000 उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दे सकते हैं, कंज्यूमर्स को फ्री बिजली दे सकते हैं। ऐसे ही 34 लाख यहाँ पे बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो उनको 1,700 करोड़ रुपए महीने और साल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आंकड़े के साथ जब हम लोगों ने रखी तो अच्छी बात ये हुई कि जो जाति धर्म पे राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको भी अब फ्री बिजली की बात करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा हम भी फ्री बिजली देंगे। योगी जी की सरकार ने चुनाव के ठीक पहले बिजली का दाम उत्तर प्रदेश में आधा कर दिया, 6 रुपए यूनिट से 3 रुपए यूनिट कर दिया। तो मुद्दों पे अब कम से कम थोड़ी बहुत ही सही चर्चा होना शुरू हुई है। तो इसकी सबसे बड़ी देन अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली में हम लोगों ने करके दिखाया है। दिल्ली की सरकार कैसे काम कर रही है सारे आप लोग जानते ही होंगे। मोटे मोटे तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है। आज जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, उस समय सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे होते थे, वहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं होता था बच्चियों के लिए, टाट पट्टी पे बैठ के बच्चे पढ़ते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, स्विमिंग पूल बने हैं, वहां के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल के रिजल्ट इंटर के पिछले 5 वर्षों से प्राइवेट स्कूल से बेहतर आ रहे हैं। तो ये एक शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय उपलब्धि रही। ट्रंप की बेटी और पत्नी जब हिंदुस्तान आती हैं तो वो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है, मनीष सिसोदिया ने कैसे काम किया वो स्कूल देखना है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा हुई और आज मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को इंडिया के अंदर दूसरे स्टेट में भी अपनाया जा रहा है। तो जो आम आदमी पार्टी ने कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं राजनीति बदलने आए हैं, यानी हम गवर्नेंस का एक ऐसा मॉडल दे रहे हैं जिसको दूसरे राज्य भी अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी वो मॉडल अपनाया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की पहल और कोशिश ये है कि पूरे देश में जहां भी हम जिस राज्य में राजनीति करने जाएं, जिस राज्य में हम लोग अपनी बात करने के लिए जाएं, वहां पर मुद्दों की चर्चा हो जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए बुनियादी मुद्दे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है। आज हमारे मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच होती है, वहां दवाइयां फ्री मिलती हैं। आज हमारी फरिश्ते पॉलिसी जो है वो बहुत अप्रिशिएट की जा रही है चारों तरफ की। रास्ते में कोई एक्सीडेंट का पीड़ित मिल जाए तो उसको पकड़कर घर हॉस्पिटल पहुंचाओ और 2,000 रुपए पहुंचाने का सरकार देगी, और उसके इलाज में अगर 50 लाख भी खर्च होता है तो वो दिल्ली की सरकार देगी। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री, ये फैसला दिल्ली की सरकार ने किया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री, 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर, ये फैसला सरकार ने किया। और दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार ने 700 लीटर पर डे पानी फ्री देने का ऐलान किया। अब एक चीज पे कोई मुद्दा नहीं मिलता पॉलिटिकल पार्टीज को, बीजेपी को, कांग्रेस को, तो वो एक चीज पर हम लोगों की आलोचना करते हैं कि अरे भाई ये तो सब कुछ फ्री फ्री बांट रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये फ्री फ्री वाली जो बात है, पहली बात तो ये कि जनता का ही पैसा है, इसको अब तक लूटा जाता था, इसमें करप्शन होता था, भ्रष्टाचार होता था। आज हिंदुस्तान की बैंकों से 10.5 लाख करोड़ रुपए खाली कर दिए गए।
10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए है। तमाम पूंजीपतियों को वो पैसा बांट दिया गया और सरकार कहती है हम तो सिर्फ बैलेंस शीट से नाम हटा रहे हैं, हमने तो सिर्फ एनपीए किया है, ये कर्ज हम कभी ना कभी वापस लेंगे। उसमें से 10% पैसा भी वापस नहीं हुआ है आज तक। तो इसलिए वो पूरी तरीके से वो पैसा डूबा है। यानी आम आदमी का पैसा जो बैंकों में जमा रहता है, वो कभी नीरव मोदी, कभी मेहुल चौकसी, कभी नितिन संदेशरा, कभी ललित मोदी, कभी विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए निकाल निकाल के बैंक खाली कर रहे हैं आम जनता के। और आम आदमी को राहत देने की जो पॉलिसी है, जो मॉडल है, ये एक सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि अगर आप उस पैसे को चंद पूंजीपतियों के पास लूटने के लिए देते हैं, उससे वो पैसा फिर अर्थव्यवस्था में वापस नहीं आता। जब आप ये छोटी छोटी राहत देते हैं आम लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये बाजार की अर्थव्यवस्था में यही लोग उस पैसे को खर्च करते हैं, तो आपकी इकोनॉमी भी उससे रन करती है। तो और इसीलिए दिल्ली का बजट जो है वो मुनाफे का बजट, हम घाटे का बजट नहीं देते। इतना सब कुछ सारी सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली की सरकार मुनाफे का बजट देती है। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि ये एक राजनीति की नई शुरुआत है, एक नई तरह की राजनीति है। जो राजनीति धन बल में, बाहुबल में, गुंडागर्दी में, माफियागिरी में, और जो एक हिंदुस्तान के लोगों के मन में धारणा बन गई थी कि राजनीति तो सिर्फ बुरे लोगों का काम है, इसमें अच्छे लोग जाके कभी सफल नहीं हो सकते, उस धारणा को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने किया है। और मैं समझता हूं कि इस नई तरह की राजनीति को, जिसमें बहुत पढ़े लिखे अच्छे योग्य लड़के राजनीति में आगे आ रहे हैं और वो इस देश की व्यवस्था में अपनी थोड़ी बहुत भागीदारी निभाने का काम कर रहे हैं, तो इस राजनीति के बदलाव में आप हम लोगों का साथ दीजिए। और उत्तर प्रदेश के लिए भी मैं आप सबसे अपील करूंगा कि आप अपना जो भी आपसे संभव हो सके सहयोग दीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा राज्य है और बड़ी चुनौती है। ऐसी सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं, और खास तौर से ये भी है कि 2022 के चुनाव पर सबकी नजर लगी हुई है। जो परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं भारत की राजनीति की दिशा तय करेंगे। 24 को अगर हम देखते हैं, केंद्र की जो सत्ता है उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो 24 की राजनीति के लिए भी 22 का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसके साथ साथ पिछले दिनों जो घटनाक्रम हिंदुस्तान में हुआ वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 1 साल तक देश के किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ा, उनको मवाली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, पता नहीं किन किन शब्दों से इन लोगों ने नवाजा। और अंत में जब चुनाव करीब आ गया उत्तर प्रदेश का और दूसरे राज्यों का, तब मोदी जी कहते हैं कि हमसे गलती हो गई और वो कानून वापस लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सरकार पूरी तरीके से भटक चुकी है, दिशा विहीन है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। कभी पूरे देश में अचानक लॉकडाउन कर देना है, कभी पूरे देश में नोटबंदी कर देनी है, कभी जीएसटी लागू कर देनी है, कभी मतलब जो कुछ भी, कभी सनक में कुछ भी आया वो उठा के कर देना है, जिससे पूरे देश के अंदर क्योस की स्थिति पैदा होती है और देश की अर्थव्यवस्था भी लगातार पीछे जा रही है और देश के लोगों के सामने एक अलग तरह की दुश्वारी आए दिन सामने आती है। कच्चे तेल का दाम जब दुनिया के बाजार में कम है, तो हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल शतक पार कर जाता है। तो ये सब परिस्थितियां भी यहाँ के लोगों ने झेली है। कोरोना की महामारी में करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, उनका रोजगार बर्बाद हुआ है, लोगों की जानें गई हैं, आंकड़े छिपाए गए हैं। इतना बड़ा झूठ सरकार बोलती रही कि ऑक्सीजन से तो इस देश में कोई मरा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ पिछले कुछ काल में बहुत लोगों ने बर्दाश्त किया, इस देश के लोगों ने बर्दाश्त किया। तो उस बीच में एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है दिल्ली का, और इस नई राजनीति को, इस नए मॉडल को आपका समर्थन और आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आपके कोई सवाल हो, कोई बात हो तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मुझे इतनी बात कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने बहुत सारी बातें बताई और मेरा पूरा विश्वास है कि जो आज लगभग 300 पार्टिसिपेंट्स आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, जो आपकी बात सुन रहे हैं, उनका आने वाले समय में बहुत हौसला बढ़ेगा
उन्हें मजबूती मिलेगी और जिस तरह से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए उनको बहुत उत्साह बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। संजय जी, मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाह रहा था कि जैसा आप तो पार्टी के साथ लगभग शुरुआत से जुड़े हुए हैं। पिछले 9 सालों में आप देश के अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग वॉलेंटियर्स के बेसिस पे आपने बात की है, अलग अलग समस्याओं को देखा है। पिछले 9 साल में हमारे वॉलेंटियर्स भी बहुत मैच्योर हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि पिछले 9 सालों में हमारे वॉलेंटियर्स में किस तरह का? देखिए, पहली बात तो ये कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो हम संजय जी, आप नौसिखिया अपना थे। वीडियो शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा अगर कर पाए तो। हाँ, एक मिनट जी। मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया था दिल्ली में चुनाव में 2013 में, तो मुझे याद है कि उस समय 45 डिग्री टेम्परेचर में अरविंद केजरीवाल जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके और हमारे कार्यकर्ता मोहल्ला प्रभारी बनाने का काम करते थे, संगठन बनाने का काम करते थे। और लोग उनके ऊपर हंसते थे जब वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। और मुझे आज भी याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब केजरीवाल जी ने कहा था कि इतने तारीख को हमारी सरकार बनेगी और इतने तारीख को हम लोग लोकपाल दिल्ली की विधानसभा में पास करेंगे। तो सारे पत्रकार उसमें जो आए थे वो हंस रहे थे हम लोगों को देख के। तो कहीं ना कहीं वहां से शुरू करके जब लोग हमें नौसिखिया मानते थे, और मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी ताकत भी थी आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स की, कि वो पूरी मासूमियत के साथ जाते थे, प्रचार करते थे और लोग उनसे बहस करते थे तो उसका अपने तर्कों से जवाब देते थे। मुझे याद है कि नई दिल्ली में जब केजरीवाल जी लड़ रहे थे चुनाव, तो उस समय मंत्रियों का घर उनके इलाके में आता था, बड़े बड़े लोगों का घर आता था, तो वहां हमारे वॉलेंटियर्स जाते थे तो उनको घुसने नहीं दिया जाता था घर के अंदर। लेकिन वहां काम करने वाला माली, वहां पे काम करने वाला संतरी, वो आता था, धीरे से 50 रुपए उनकी जेब में डालता था और कहता था कि इस आंदोलन में हम केजरीवाल जी के साथ हैं और कोई बात नहीं, हम लोग उनको वोट करेंगे। भले ही जिन बंगलों में हम लोग घुस नहीं पाते थे, वहां के लोग जो है वो भी सपोर्ट के लिए अपना सहयोग देते थे, वहां काम करने वाले कर्मचारी भी। वहां से हमारे वॉलेंटियर्स ने शुरुआत की। 13 में जब इस्तीफा दिया अरविंद जी ने, उसके बाद बहुत तमाम बातें वॉलेंटियर्स को सुननी पड़ी। फिर 14 का इलेक्शन जब हम लोग हारे, उसके बाद ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया और तब हम लोगों को चारों तरफ भगोड़ा है, ये है, वो है कह के संबोधित किया गया। उस समय हमारे कार्यकर्ता जब जाते थे घरों में प्रचार करने के लिए, बड़ी दिक्कतें उनको आई। और वहां से निकल के फिर 15 में अरविंद जी के नेतृत्व में 67 सीटें दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जीती। उसमें पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने जमकर मेहनत की, एक एक डोर टू डोर किया। डोर टू डोर तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही हर चुनाव के अंदर। पंजाब में फिर 17 का चुनाव हम लोग लड़े और उस चुनाव में पूरी उम्मीद थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उस चुनाव का रुख बदल गया और अच्छी पार्टी बने पंजाब के अंदर। तो वॉलेंटियर्स की संख्या पूरे देश में धीरे धीरे करके बढ़ रही है और मेच्योरिटी उनके अंदर अब ये आ गई है कि जैसे दिल्ली के जो हमारे एमएलएज हैं, उनके साथ काम करने वाले वॉलेंटियर्स हैं, उन्होंने अभी एक करिश्मा करके दिखाया और वो है चंडीगढ़ का चुनाव। चंडीगढ़ के चुनाव में हमें कोई गिन नहीं रहा था। चंडीगढ़ के चुनाव में लोग कह रहे थे कि इनकी 1-2 सीटें आएंगी, लेकिन वहां पर जाकर वॉलेंटियर्स ने मीटिंग करके, डोर टू डोर कैंपेन करके, वहां रुक के काम करके, और आपने देखा होगा कि पहले नंबर की पार्टी चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी बनी। पंजाब में भी बहुत अच्छे तरीके से वॉलंटियर्स मेहनत कर। गुजरात एक बहुत अच्छा उदाहरण देखिए आप सामने। गुजरात जैसे राज्य में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, वहां सूरत में सीटें आम आदमी पार्टी जीती। उत्तर प्रदेश जहां पे कि आदित्यनाथ का एक तरीके से कहिए कि खौफ यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 83 हमारे जिला पंचायत की सीटें आई।
तो वॉलंटियर्स काफी उनकी सोच में, उनके काम करने की शैली में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, और जिसकी बदौलत आप देख रहे हैं कि संगठन भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और चुनाव में भी हम लोगों को अलग अलग जगहों पे सफलता मिल रही है। वो भले ही पंचायत के चुनाव हो, वो भले ही लोकल बॉडी के चुनाव हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रही है। और एकमात्र पार्टी आप कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बाद है आम आदमी पार्टी, जो नेशन वाइड, आप अंडमान निकोबार में चले जाएं तब भी लोग आम आदमी पार्टी को जानने वाले हैं। आप तमिलनाडु चले जाएं, केरल चले जाएं, फुटप्रिंट्स आपको हर जगह आम आदमी पार्टी के मिलेंगे। कम ज्यादा हो सकते हैं, और उसमें हमारे वॉलंटियर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे करके हर जगह हम लोग चुनाव लड़ने का भी फैसला उसी हिसाब से कर रहे हैं जहां हमारी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। इसमें मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा कि मुझे याद है, जैसा आपने कहा कि जब शुरुआत में हमारे पहले इलेक्शन की सभाएं चल रही थी, जब दौर चल रहा था, तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, अगर वो ये जानने उनको पड़ता था कि ये व्यक्ति हमारे आम आदमी पार्टी के ऑफिस में दिल्ली में जा रहा है, तो वो लाकर उसे वहां छोड़ते थे और उससे पैसा तक नहीं लेते थे, और ये कहते थे कि भाई ये मेरी तरफ से आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदा है। साथ ही मुझे एक बार एक वाक्य और भी याद आता है कि मैं उस समय हनुमान मंदिर में फर्स्ट फ्लोर पे था, कुछ काम कर रहा था, और वहां खिड़की के पास कुछ खड़े होकर बात कर रहा था। साइकिल से एक व्यक्ति आया हनुमान मंदिर में ऑफिस के सामने, उसने वहां अपनी साइकिल खड़ी की, और आप विश्वास नहीं मानिएगा, जैसे मंदिर में लोग हाथ जोड़ते हैं, उसने हमारी पार्टी के ऑफिस की तरफ हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर वापस अपनी साइकिल उठाया और साइकिल उठा के चल गया। मैं बार बार इस बात को लोगों के सामने दोहराता हूं कि किस तरह का विश्वास और किस तरह का भरोसा लोगों ने आम आदमी पार्टी पर और हमारे वॉलंटियर्स के जरिए किया, ये सचमुच में अद्भुत है। और ये उन्हीं वॉलंटियर्स का कमाल है कि जो आपने जो चुनावी सफलताएं हमारी गिनाई, चंडीगढ़ में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तो कहने की बात ही नहीं है। और ये सारा का सारा दागदार और सारे का सारा जो जाता है, वो सारा का सारा हमारे वॉलंटियर्स को ही जाता है। तो संजय जी, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि जैसा दिल्ली में इतने सारे काम हुए, और आप तो उत्तर प्रदेश के बहुत छोटे छोटे गांव में भी जाते होंगे, तो क्या अब दिल्ली के इन कामों की चर्चा छोटे छोटे गांव में, जहां पे कम्युनिकेशन भी शायद मुश्किल होता होगा, लोगों को समाचार शायद ना मिलता हो या मिलता हो, मुझे नहीं मालूम, आपने क्या देखा कि लोग अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को या उनके कामों को किस तरह से जानते हैं, कितना जानते हैं? देखिए, अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक ठेले वाले का वीडियो भेजूंगा, और वो यूपी का ही है। एक ठेले वाला क्या बोल रहा है आम आदमी पार्टी के बारे में, उसको सभी को सुनना चाहिए। अच्छा। ऐसी जानकारियां लोगों को हैं यहाँ पर गांवों में, जो शायद दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी नहीं होंगी। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ सारी बातें बताते हैं, और इतने भरोसे के साथ सब कुछ कहते हैं कि भाई वहां तो ये हो रहा है, वहां तो ये पॉलिसी लागू है, ऐसे है, यहाँ भी करिए। जैसे बिजली फ्री का फीडबैक गांव गांव से आया। जहां भी हम लोग जाते थे मीटिंग करने, लोगों से मिलने के लिए, तो लोग यही कहते थे कि भाई यूपी में भी अगर आप लोग ऐसे फ्री बिजली कर दें, ऐलान कर दें, तो इससे बड़ा अच्छा होगा। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि केजरीवाल मॉडल, दिल्ली मॉडल, दिल्ली की सरकार का काम, इसको लगभग लोग, खासतौर से जो लोग सोशल मीडिया से या फोन पे जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग जानते हैं। थैंक यू सर। संजय जी, आप पर, जैसा आपने भी बताया कि लगभग 31 मुकदमे पिछले साल 1.5 साल में दायर किए गए, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर। आपको कई बार जेल में ले जाने की धमकी भरा पत्र आया, FIR लॉन्च की गई। इससे क्या आपके साथ जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल किस तरह से, क्या इम्पैक्टेड हुआ कुछ, या उनका और नहीं, बढ़ा और उनका ज्यादा मनोबल तो उनमें और आया? बढ़ा। जी। का मनोबल और बढ़ा, क्योंकि अगर मैं
उनकी एफआईआर से डर जाता या घर पे बैठ जाता या उनको जवाब नहीं देता, तो निश्चित रूप से वॉलंटियर्स के ऊपर उसका नकारात्मक असर पड़ता। लेकिन मैंने तो बराबर निकल के जवाब दिया कि भाई और एफआईआर करो। जी आपको याद होगा कि जब मेरे ऊपर 9 एफआईआर हुई तो यहाँ अखबारों में और टीवी चैनल्स पे खबरें चलने लगी कि संजय सिंह फरार हैं और इन जी पे 9 एफआईआर हुई है और आदित्यनाथ जी इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दर्शक दीर्घा में चला गया, जहाँ पे लोग बैठ के सुनते हैं विधानसभा की कार्रवाई, और वहां जाके मैंने चुनौती दी सरकार को, मीडिया को बुला के कि भाई मैं विधानसभा में ही आ गया हूँ और यहाँ पूरी सरकार है और आदित्यनाथ जी हैं, मुझे अरेस्ट करके जेल में भेजें। फिर इन्होंने चार्जशीट दाखिल की, फिर उस पे सुप्रीम कोर्ट भी मैं गया, वहां से मुझे सारे मुकदमों में स्टे मिला। तो जब आप लड़ते रहते हैं तो वॉलेंटियर्स भी उत्साहित रहते हैं, और हमारे वॉलेंटियर्स पे भी मुकदमे हुए, वो कई बार जेल भी गए, लाठियां भी चली। आपने देखा होगा हिंदुस्तान टाइम्स में वो तस्वीर जिसमें एक हमारी महिला वॉलेंटियर है जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी है, नीलम यादव जी, उनका बाल पकड़ के एक पुलिस वाला खींच रहा था, उसको फ्रंट पेज पे जी हिंदुस्तान टाइम्स में छापा था। तो ऐसे ऐसे तमाम घटनाएं हैं जब हमारे बंसराज दुबे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीट पीट के जेल में डाला गया। उसका जब आप सत्ता से लड़ते हैं तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तो आपको मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। और फिर बिल्कुल धीरे धीरे, शुरुआत में डर लगता है लोगों को, लेकिन फिर धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाते हैं। और वॉलंटियर्स को तो इससे फायदा, मतलब आप कहेंगे कि और वो मजबूत हुए, उनको डर नहीं लगा, वो पीछे नहीं हटे और मजबूत हुए। बिल्कुल। ये सवाल मैंने संजय जी आपसे इसलिए ही पूछा था क्योंकि एक मिसाल है आपके ऊपर, जिस तरह से एफआईआर हुई, जैसा आपने उनको हैंडल किया और पूरे वॉलंटियर्स बेस हमारा जो है उसको जिस तरह का मैसेज आपने दिया है पिछले 1.5 सालों में, वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। हम सबको मुझे लगता है आपके इस जुझारूपन से बहुत हिम्मत मिली है और मिलती रहेगी। तो एक सवाल इससे पहले कि मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूं, जैसे एक ये दिन हमारे किसानों का। सारे दोस्त बहुत डरे थे जब, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी कर रहे थे, जब मैंने प्रधानमंत्री के सामने हम और भगवंत मान दोनों ने नारे लगाए, तो उस दिन कई लोगों के फोन आए कि अब ये छोड़ेगा नहीं तुम्हें, तुमने बहुत गलत कर दिया और उसके सामने नारे लगा दिए, कौन। तो वो उस दिन जरूर लोग थोड़ा डरे थे, लेकिन हमने कहा ठीक है, जो होगा होगा, अब तो किसानों की आवाज उठानी है, किया हमने। जी तो जी, आप कुछ कह रहे मैंने थे। यही हाँ। देखा है कि पिछले 9 सालों में हमारे वॉलंटियर्स का मनोबल बहुत बढ़ा है, मैच्योरिटी बहुत बढ़ी है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। अब जब वो लोगों से बात करते हैं तो एक गर्व से बात करते हैं, क्योंकि उनके पास अब दिल्ली में क्या हो रहा है वो दिखाने का एक जरिया है, और इन सब से उनको बहुत ताकत मिली है। मेरा एक सवाल विपक्षी दलों के ऊपर है कि जैसे जो मोदी जी ने किसानों का कानून वापस लिया, फार्म लॉज वापस लिए, उससे उन्हें क्या पॉजिटिविटी मिली या बिल्कुल उसे लोगों ने नकार दिया, किसानों ने उसे वहां नकार दिया है? आपका क्या मानना है, वहां देखिए पे क्या हुआ? देखिए पॉजिटिविटी निश्चित रूप से मिलती उनको, अगर वो पार्लियामेंट में, जब हम लोगों ने इस बिल का विरोध किया, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की मौत के फरमान पे आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, ये उनके डेथ सर्टिफिकेट पे आप साइन कर रहे हैं, और ये कानून उनको बर्बाद करेगा। उस टाइम में इतना राज्यसभा के अंदर इतना बवाल हुआ, सरकार उस समय मान लेती, या किसानों का आंदोलन महीने भर चलता, उस समय मान लेती। लेकिन 1 साल तक उनको तड़पाना, उनको खालिस्तानी कहना, उनको पाकिस्तानी देशद्रोही कहना, उनके सामने कटीले तार बिछाना और उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ना, पानी की बौछारें करना, लाठियों से पीटना और 750 किसानों की शहादत होना, इस सब के बाद जब आप चुनाव के करीब आके बिल को वापस लेते हैं, तो लोग आपकी मंशा पर शक करते हैं और ये मानते हैं कि भाई आपने सिर्फ चुनावी फायदे और नुकसान को देखते हुए ये बिल वापस लिया है। दरअसल आप आप तो किसान को कुछ समझते ही नहीं। और अभी भी बेशर्मी आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान ने पहली बार आजादी के बाद ऐसा दृश्य देखा होगा कि जहां देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से, उनकी गाड़ी से
4 किसान और एक पत्रकार कुचल के मार दिए गए, और बेशर्मी के साथ आज भी वो एसटीएफ की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गई, बावजूद इसके वो इस समय देश के गृह राज्य मंत्री हैं, मोदी जी के साथ हैं। तो मुझे कहीं से भी लोगों से बात भी करता हूं तो ये काले कानून इन्होंने वापस ले लिए, इस बात का कोई इनको चुनावी राजनीति में फायदा होगा या किसानों की कोई धारणा इनके प्रति अच्छी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो कुछ जो मोदी भक्त टाइप के लोग हैं जिनको कुछ सुनना ही नहीं है, जो कहते हैं साहब हम 200 रुपए का भी पेट्रोल लेके मोदी जी को ही वोट देंगे, उनकी बात मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो लोग वास्तव में इनके इस 1 साल किसानों के तड़पाने से गुस्से में थे, वो आज भी गुस्से में हैं। उससे कोई बदलाव नहीं हुआ। ये एक ऐसा कानून था जो देश में जमाखोरी को लीगलाइज कर रहा था, जिसमें कहा गया कि असीमित भंडारण किया जा सकता है। ये ऐसा कानून था जिससे महंगाई देश के अंदर बढ़ती। एक ऐसा कानून था जिससे किसानों की जमीनों का जबरदस्त अधिग्रहण होता। जो कानून जो हजारों एकड़ जमीनें लेने का रास्ता बनाए, और ये सारे प्रयोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में फेल हो चुके हैं जो भारत की सरकार करने जा रही थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बात जो मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों को ये कानून समझाने में नाकाम रहे, बात बिल्कुल अलग है और झूठी है और गलत है। वो दरअसल इस कानून को समझाने में नाकाम नहीं रहे, बल्कि अच्छा ये हुआ कि हिंदुस्तान के किसान वास्तव में इस कानून को समझ गए। तो वो अच्छे से समझ गए, इसलिए वो इतने विरोध में सड़कों पर आए। तो संजय जी, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन आपकी बात इस समय मुझे पक्का मालूम है कि विरोधी दलों से संबंधित लोग भी इस कॉल पे हैं, इस जूम पर हैं, और बार बार कुछ कुछ कह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं आप जो विरोधी दल के लोग आज आपकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए भी आप एक थोड़ा कुछ मैसेज उनको भी दें। उनके लिए आप क्या नहीं, कहना चाहते हैं? मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि भाई, विरोधी दल के हों या सत्ता दल के हों या साथ के हों, सवाल यह है कि ये देश तो हम सबका है ना। और अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के बारे में हम सोचते हैं, जहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो ये देश कैसे आगे जाएगा, कैसे बचेगा, इसकी सामूहिक चिंता हम सबको होनी चाहिए। अगर चुनाव के समय में 80-20 की बात की जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप समाज को बांटने की बात करते हैं। एक तरफ मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, फिर चुनाव आता है तो इनका बयान आता है कि नहीं नहीं साहब, ये तो चुनाव 80-20 का है। तो मैंने सवाल किया कि भाई, 1 साल तक जो किसान सड़कों पर रहा, वो 80 में था कि 20 में था? ये बेरोजगार जो लाठियों से पीटे जाते हैं, ये 80 में है कि 20 में है क्या दरअसल? मंशा क्या है आपकी? तो ये सारी बातें हैं। मैं तो ये सिर्फ एक बात ये कह रहा हूं कि आप देश का फायदा सोचिए। कट्टरता, नफरत नीति ने दुनिया के किसी हिस्से का फायदा नहीं किया। दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जहां भी कट्टरता, फंडामेंटलिज्म को जहां भी बढ़ावा मिला, सिर्फ बर्बाद होने के अलावा किसी रास्ते पे नहीं गया। तो कट्टरता की राजनीति, नफरत की राजनीति, दंगे फसाद की राजनीति ने, वो चाहे हिटलर की जर्मनी रही हो, और आज चाहे पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, या दुनिया के जिन मुल्कों की बात आप करें, तालिबान की हालत देख लीजिए, जिन मुल्कों की आप बात करेंगे, जहां पे कट्टरता को बढ़ावा दिया गया, वो मुल्क बर्बाद होने के अलावा किसी और। अजीब बात यह है कि उस समय लोगों को समझ में नहीं आता। इसमें मजा बहुत आता है कि ठीक है, जिस हिंदू का खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, इस टाइप के नारों में मजा बहुत आता है। लेकिन इससे फायदा कुछ नहीं होता। इससे फायदा उन चंद लोगों का जरूर होता है जो आपको इस तरह के नकली नारों में फंसाकर हजारों करोड़ की संपत्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन दरअसल वो आपका फायदा नहीं करते। वो ऐसे लोग हैं कि मैं कल उन लोगों का बयान सुन रहा था जो धर्म संसद में थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते। वो तो कह रहे हैं भारत का संविधान ही बिल्कुल खतरनाक है और इसको बदल देना चाहिए। तो जिन लोगों को देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोगों की विचारधारा या ऐसे लोगों की सोच से देश पीछे जाएगा, कभी आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो संजय जी, आज हमारे साथ इस
चर्चा में पार्टी के बहुत ही पुराने साथी हैं, जिन्होंने पिछले 9 सालों से हर तरह से पार्टी की मदद की है। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही कठिन चुनाव है, रिसोर्सेज की बहुत जरूरत पड़ती है, और जैसा कि हर साल हर इलेक्शंस में लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया, पार्टी को सहायता दी। मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी इस समय बहुत जरूरत होगी रिसोर्सेज की। अगर आप हमारे जो साथी आज हैं उनसे एक अपील करना चाहें तो मैं आपसे, क्योंकि मैं तो नहीं, करता ही रहता मैं हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर है मेरे लिए, मैं तो नहीं ये नहीं, बोलता हूँ। मैंने तो शुरू में ही अपील की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 403 सीटों का एक बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो आप लोगों के आर्थिक सहयोग की बहुत जरूरत है यहाँ। काफी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे ऐसे अपने वॉलेंटियर्स हैं जिनको हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, जिनके पास वास्तव में पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास संगठन की ताकत है, वो ईमानदारी की ताकत है, उनके संघर्ष की ताकत है, लेकिन उनके पास सामान्य प्रचार करने का भी पैसा नहीं है। तो ऐसे लोगों की मदद में आप सब लोग आगे आइए, और जिससे कि ईमानदारी की राजनीति को बल मिल सके, और जो सत्ता के अहंकार की राजनीति है, जो आम आदमी की बुनियादी जरूरतों के खिलाफ राजनीति है, उसके खिलाफ आप अपना सहयोग दीजिए और साथ में खड़े होइए। मेरा आप सबसे यही निवेदन और विनती। तो जैसे संजय जी, मैं आपको बताऊं कि आज इस सभा में कुछ लोगों ने ऐसा भी प्रॉमिस किया है, उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया है, कि आज जितना भी डोनेशन आएगा उसको वो लोग मैच करेंगे, यानी जितना भी डोनेशन बाकी लोग देंगे उसके बराबर का चंदा वो लोग भी आज पार्टी को देंगे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्टी में। आप जो भी आज इस चर्चा में हैं, उनके पास डोनेशन का लिंक, पार्टी के डोनेशन का लिंक साहिल जी बार बार भेज रहे हैं आउटरीच वाले मैसेज से। तो जो भी मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आज कमिट करें, क्योंकि आपके पैसे से ही ये पार्टी आज तक चली है और ऐसे ही चलेगी। मैं संजय जी का बहुत यहाँ पे धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब फ्लोर, अगर आप चूंकि 11:20 हो गए हैं, हमने संजय जी से लगभग 1 घंटा मांगा था, तो अगले 10 मिनट तक मैं समझता हूँ हम संजय जी को और रोक पाएंगे। संजय जी 10 मिनट और दे पाएंगे? नहीं, आप लोगों के सवाल आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं ठीक। रास्ते में चलता भी रहूंगा, वीडियो अपना ऑफ कर दूंगा, हाँ, फिर ठीक। मैं जवाब तो देता किसले, रहूंगा। अब आप लोगों के सवाल जो अगर लेना चाहें तो प्लीज क्योंकि मैं लें। अभी लखनऊ के रास्ते में हूँ, मुझे पहुंचने में 2 घंटे लगेगा। मैंने गाड़ी रास्ते में खड़ी की हुई है, तो इसलिए मैं आपकी आप आप लोगों के सवालों का जवाब देते रहूंगा। वीडियो अपना ऑफ कर लूंगा मैं। ठीक। थैंक यू। किसले, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू पंकज जी एंड संजय जी। हमारे वॉलंटियर हैं और बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं टोरंटो कनाडा में, कमलजीत सिंह सिद्धू जी। तो उनका ये प्रश्न है कि किसान भी जो लड़ रहे हैं पंजाब में चुनाव, क्योंकि कनाडा काफी पंजाब से प्रभावित है, पंजाबी जनमानस वहाँ पे काफी काफी रहता है। तो उनका कहना है कि आप कैसे देखते हैं कि वो एक किसान वाली इमेज की एक पार्टी वहां पे कंटेस्ट कर रही है, और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें फैलाई जा रही हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम अपने मुद्दों की बात लोगों से करें, और लोग पंजाब के इस बार मन बना चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अकाली दल और कांग्रेस दोनों की सरकारें देखी हैं, दोनों की सरकारों में हुआ भ्रष्टाचार देखा है, दोनों की सरकारों के द्वारा की गई वादा खिलाफी देखी है। तो इस बार सब आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए और सरकार बनाने के लिए लोग तैयार हैं मानसिक रूप से। और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी को लोग अपना वोट और समर्थन पूरी तरीके से देंगे। हाँ, ये जरूर है कि किसान लड़ रहे हैं, किसान चुनाव, और क्योंकि इतना देर में उन्होंने शुरुआत की है, अभी शायद उनको सिंबल भी मिला है कि नहीं मिला मुझे नहीं मालूम,
तो इसलिए उस प्रकार का उनका विस्तार हो पाएगा या चुनाव में कोई बहुत प्रभाव डाल पाएंगे, मुझे नहीं लगता है। उमंग बेदी जी हैं सिंगापुर से। वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि पंजाब में सरकार बनने की संभावना है, लेकिन हमारा गोल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में क्या है, और यदि 2022 में आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है तो हमारा भविष्य का प्लान मोटा मोटा क्या है? तो उमंग जी के सवाल और जवाब दोनों साथ हैं। बिल्कुल, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आपको तमाम राज्यों में चुनाव लड़ने पड़ेंगे। हर जगह पहली बार में ही सरकार बन जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अगर आपकी राजनीतिक दखल होती है, अगर आपको सफलता मिलती है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में सफलता मिलती है और पंजाब में सरकार बनती है, तो इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा और 24 की जो बड़ी लड़ाई है उसमें फिर यहाँ से उसकी नींव पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी है इन राज्यों में चुनाव लड़ना और यहाँ की राजनीति में आम आदमी पार्टी का विस्तार करना। संदीप बिष्ट हैं यूनाइटेड किंगडम से। वो पूछ रहे हैं कि जो अभी डिजिटल कैंपेन, एक अलग तरह की कैंपेन हो रही है इस बार, तो हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में हमारा क्या प्लान है, हम कितना प्रिपेयर्ड हैं उसके बारे में। ये काफी चिंता का विषय है पूरे विश्व में। जो मैं बात कर रहा हूँ वॉलंटियर से, सपोर्टर्स से, तो काफी वो लोग वरिड हैं कि हमारी पार्टी जो इतनी छोटी पार्टी है, कम रिसोर्सेज में, वो कैसे लड़ने जा रही है इससे। देखिए, पहली बात तो ये कि हर राज्य में वोटर्स यूपी जैसे नहीं है। जैसे यहाँ पे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 लाख, 4.5 लाख वोट है, कहीं कहीं 5-5, 7-7 लाख वोट भी है। लेकिन एवरेज मान के चलिए तो 4 लाख, 4.5 लाख वोट है। तो अगर आप 4 लाख वोट के हिसाब से देखें तो 70-80 हजार घर आप मान लीजिए एक असेंबली में होते हैं, या 1 लाख मान लीजिए घर होंगे। तो 1 लाख घर को अगर आपको कवर करना है, 5-5 लोगों की अगर 30 टीम आप बनाइए, तो उसके लिए आपको 150 वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं यूपी जैसे राज्य में। और जहां पे वोट कम है वहां इस हिसाब से कम टीमें चाहिए होंगी। और डोर टू डोर कैंपेनिंग जो आम आदमी पार्टी का सबसे मजबूत हथियार है, और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं पंजाब में और गोवा में, मनीष सिसोदिया जी उत्तराखंड में, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश में। तो डोर टू डोर कैंपेनिंग, एक तो हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को कह रखा है कि भाई आप सारे लोग डोर टू डोर कैंपेन में जुट जाइए। यूपी में भी मैंने सभी को बोला है, आज 150 सीटों पे ऐलान भी किया है। तो हम लोगों ने बोला है कि भाई आप डोर टू डोर कैंपेन के जरिए 2 से 3 बार एक एक घर को टच कीजिए, वहां अपना पर्चा पहुंच जाए। और यूपी में तो हमने कैंपेन भी लॉन्च किया है, घर घर चर्चा, घर घर पर्चा। तो ये एक मजबूत हथियार है। इसके बाद फेसबुक पे प्रचार करते हैं हम लोग कि भाई इस समय वर्चुअल रैली होगी, आप लोग जुड़िए। तो जितने लोग देख पाते हैं अलग अलग जगहों पे वो देखते हैं। और अब तक इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। 2 वर्चुअल रैली हुई जिसमें मैंने संबोधित किया, फिर मनीष सिसोदिया जी ने भी एक वर्चुअल रैली संबोधित किया, फिर उत्तराखंड के लिए भी वर्चुअल रैली हो रही। उसका प्रभाव वोट पर पड़े और आपकी पॉलिसीज लोगों तक पहुंचे, ये जरूरी है। IVR उनके नंबर पे जाते हैं, कभी प्रत्याशी की आवाज में और दूसरे नेताओं की आवाज में, कि जिसमें वोट देने की अपील की जाती है लोगों से। तो ऐसे ऐसे करके SMS और WhatsApp पे मैसेज, तो ये सब तरीका अपना के अभी फिलहाल हम लोग अपना काम चला रहे हैं। बल्कि आप अगर ये कहेंगे कि अगर उनको पूरा खुली छूट होती चुनाव में पैसे खर्च करने की, तब तो अभी महा रैलियां, बड़ी रैलियां
और उस चीज में तो कहीं भी उनसे कंपटीशन आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती। जिस प्रकार का वो लोग अंधाधुंध प्रचार करते हैं, अंधाधुंध पैसे खर्च करते हैं, तो फिलहाल तो अभी उन चीजों पर रोक लगी हुई है और 300 लोगों को मीटिंग करने की, 300 लोगों के साथ मीटिंग करने की इजाजत है। और 300 लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको लोग, आम आदमी पार्टी इन तरीकों को अपना रही है। रागेश हैं अहमदाबाद से, ये पूछते हैं कि पार्टी का कोई वेब पेज है जहां पर अचीवमेंट और इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट के एक जगह पे दिए हों, जैसे मोहल्ला क्लिनिक कितने स्टार्ट हुए, स्कूल के बारे में, डोर स्टेप डिलीवरी वगैरह के, ओवरऑल कोई ऐसा पेज है जहां से ये सारी इंफॉर्मेशन जो दिल्ली सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो पाए जा सकते हैं? पंकज जी। इसके बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं कि प्रेस रिलीजेस जो हमारी आती हैं, प्लस पिछले 1 साल से कंटिन्यूस हम मंथली न्यूज़लेटर भेजते हैं। अगर आप मंथली न्यूज़लेटर्स को ध्यान से देखें तो उसमें हमारी कोशिश रहती है कि पूरे देश में और दिल्ली में जो जो भी उस महीने में इम्पोर्टेंट चीजें हुई, जो हमें पता होनी चाहिए एज ए वॉलेंटियर, उन सब की खबर उसमें होती है। अगर आपका नाम उस डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में नहीं है तो आप प्लीज अपने ईमेल आईडी आउटरीच पर भेज दें, हम आपको ये सारी चीजें भेजते रहेंगे। क्योंकि ये जो वेबसाइट पर आकर बहुत कम लोग पढ़ते हैं, और हमारा मानना है कि अगर लोगों के मेल बॉक्स में ये चीजें पहुंच जाएं तो वो ज्यादा आसानी से उन तक पहुंच जाती है। तो ये हमें आप लोगों से ही ये सुझाव मिला था और हमने इस सुझाव को अमल भी कर दिया है। पिछले लगभग 1 साल से हमारा हर महीने आपको एक न्यूज़लेटर जाता है। सो दैट इज टू कीप यू अपडेटेड। बाकी प्रेस रिलीजेस आती हैं, प्रेस रिलीजेस को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से किसी बेस पर नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि कितने स्कूल हो गए या कितने स्कूलों में क्या लग गया। वो मिनिस्ट्रीज के पास होती हैं, वो वेबसाइट पे, पार्टी के वेबसाइट्स पे नहीं है। So similar is the question from Mr. Venkat from Madurai. He says that create a source in English so that the content can be spread easily across the country. So I think Mr. Venkat, you have to send the details so that you can be added to the list. The information will be floated down to you. देखिए, मैंने तो आपको बताया कि पंजाब में तो लगातार खुद केजरीवाल जी जा रहे हैं, गोवा में जा रहे हैं, और इसके अलावा हमारे वहां पे भगवंत मान और इसी तरीके से गोवा में जो लोकल लीडर्स हैं, हमारे वहां के पार्टी के नेता हैं, वो लोग तमाम मुद्दों को भी उठाते रहे, रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे। अब ये बात अलग है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता लगने के बाद बहुत सारी चीजों पर रिस्ट्रिक्शंस हो गए, लेकिन अच्छी तरीके से ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया हम लोगों ने। जैसे हमने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इसके फॉर्म भरवाए गए घर घर में, और ये गारंटी कार्ड बांटा गया कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसी तरीके से हमने 1,000 रुपए महिलाओं के लिए जब घोषित किया तो उसके फॉर्म भरवाए गए, उसकी गारंटी कार्ड दी गई। जब हमने 5,000 रुपए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, तो इस तरह के कई कैंपेन चलाए गए हैं जिससे लोगों को कनेक्ट किया गया, जोड़ा गया है, और वो हमारी पॉलिसीज क्या होंगी सरकार बनने के बाद वो पहले से ही जान रहे हैं और उसको लेकर उत्साहित हैं और समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा तरीका है चुनाव लड़ने का, उसमें हम जाति धर्म के आधार पे तो चुनाव न लड़ सकते हैं, न जीत सकते हैं, लेकिन ये जो कैंपेन चलाने का हमारा जरिया होता है, लोगों को घर घर पहुंच के समझाने का जरिया होता है, फॉर्म भरवाने का जो तरीका होता है, रैलियां सभाएं भी करके लोगों तक पहुंचने का जो माध्यम होता है, उन 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 तरीकों को हमने खूब अपनाया है पंजाब और गोवा में, और उससे हमको जीत मिलेगी। Darubaz Mehta is asking, how does AAP intend to take its message to remotest areas where technology is not available? जहां पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, उन दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे आम आदमी पार्टी अपना संदेश ले जाएगी? और वो थोड़ा सा स्पेसिफिक जानना चाह रहे हैं कि कितनी डोर टू डोर टीम ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई है, ऐसा कुछ।
जानना चाहते हैं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में तो ज्यादातर ग्रामीण इलाके हैं, शहरी इलाके की तुलना में। और वहाँ हम लोगों ने एक एक विधानसभा में अभी फिलहाल 20 टीमें बनाई हैं, 5-5 लोगों की, डोर टू डोर कैंपेन के लिए। और इसी तरीके से बूथ लेवल के वॉलंटियर्स हैं जो डोर टू डोर कैंपेन में हैं। उत्तराखंड में भी यही डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, पंजाब और गोवा में भी चल रही है। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप रिमोट एरियाज में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से आपके जो लोकल वॉलंटियर्स उस एरिया के हैं, उनके माध्यम से आप जरूर उन घरों में पहुंच सकते हैं, अपने पर्चे पहुंचा सकते हैं। हाँ, ये भी सच है कि आज गांवों में भी स्मार्टफोन मिलेंगे। आज वहां पर भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो उन तक पहुंचने का जरिया आसान हो जाता है। लेकिन जहां बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नहीं है ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हों, तो उनको पहुंचाने का तो एक ही मात्र तरीका है, डोर टू डोर का। जी, मिस्टर गिल हैं, वो पूछ रहे हैं कि व्हाट कैन वी डू एज एनआरआईज हु आर ओसीआईज। जो ओसीआईज हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी तरह से क्या मदद कर सकते हैं? आप अपनी दुआएं दीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात करिए, जहां भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं पूरे देश में, उन्हें आम आदमी पार्टी के बारे में बताइए, एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करिए। वो अपने आप में पार्टी के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है, आपका मॉरल सपोर्ट बहुत बड़ी ताकत होती है पार्टी के लिए। थैंक यू। पुलकित भाटिया हैं, केमन आइलैंड में रहते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो साइड लाइन पे बैठे रहते हैं जो लोग, जो वोटर है और जो काफी ठंडा वोटर है, जो कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो या फिर जो लोग, कुछ लोग ऐसे थे जो पहले आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब वो ठंडे पड़ चुके हैं, तो उन लोगों को कन्विंस करने की क्या रणनीति आप सुझाते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके काम से ही मिलता है, सही सही का। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, और आज जो अभी पंकज जी भी कह रहे थे कि हमारे वॉलंटियर्स ही एकमात्र पार्टी के ऐसे वॉलंटियर हो सकते हैं जो गर्व के साथ जाके कह सकते हैं, भाई हमने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। हम लोग जुमला बोलने वाली पार्टी नहीं है, हम जितना कहते हैं उतना करते हैं। और यही मोटिवेशन का पॉइंट हमारे वॉलंटियर्स के लिए भी होता है, जो हमारे एनआरआई साथी हैं उनके लिए भी होता है कि भाई आखिर जिन उम्मीदों के लिए ये पार्टी बनी थी, जिन कामों को करने के लिए पार्टी बनी थी, जो एजुकेशन या हेल्थ का सिस्टम हम लोगों को ठीक करना था, उस पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन पे हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं मुद्दों को लेके ऐसे सारे साथियों को समझाने की जरूरत है। अगर किसी चीज पे उनके मन में निराशा है तो उसको दूर करने की जरूरत है। और कई बार निराशा लोग अपने से बना करते हैं, जब आप बात कीजिए तो उनके दिमाग में वो क्लियरिटी हो जाती है और उसके बाद फिर वो जुड़ के काम करते हैं अपने साथ। तो मुझे लगता है कि उसमें सबको प्रयास करने की जरूरत है। ऐसी जब हम लोगों को फुर्सत हो तो हम लोग कॉल रख सकते हैं जिसमें उन लोगों को भी जोड़ा जाए और उनको भी समझाने की कोशिश की जाए, या उनके जो सवाल है उसको एड्रेस किया जाए। बहुत बेहतरीन। अनुराग मिश्रा है सीएटल से, और उनका सवाल थोड़ा सा गहरा है। वो ये कहते हैं कि देश में काफी घृणा की जो राजनीति है काफी अंदर तक जड़ें फैला रही है और हमारे समाज को काफी डिस्टर्ब कर चुकी है। ऐसा लगता है कि जो ताकतें हैं वो हमारे संविधान का भी आदर नहीं करती हैं, और आप आम आदमी पार्टी का जो प्लेटफॉर्म है, तो क्या इसका इस्तेमाल हमारी जो अभी तक जो हमारा संविधान है, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा जो ये लोकतंत्र की सफलता है,
क्या इसको फैलाने के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि एज अ वॉलंटियर हम। बहुत ही अच्छा सवाल है अनुराग जी का, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में, पहली चीज तो ये कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने फैसला लिया कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। ये देश में कहीं फैसला नहीं हुआ। सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने गवर्नमेंट स्कूल को पढ़ाएंगे। एक बात ये, और दूसरी बात, निश्चित रूप से बिल्कुल सही कहा कि लोगों के दिमाग को इतना दूषित कर दिया गया है कि उनको अपने के फायदे से ज्यादा दूसरों के नुकसान में रुचि है। मतलब खुद भूखे रह जाएंगे, खुद उनको महंगाई से जूझना पड़ रहा है, खुद उनका रोजगार नष्ट हो रहा है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज तो दूर होगी जब आप उनसे ज्यादा बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संवाद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप उनके टच में रहेंगे। और मैं अपने अनुभव से इस बात को बता सकता हूं कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे मित्रों को ठीक किया है, मतलब उनको अपनी धारा में जोड़ा है, अपने साथ लेके आए हैं, जो वाकई अकारण नफरत से भरे हुए थे, अकारण। और कई चीजों को जब हम लोग सामने रखते हैं तो उसकी बड़ी क्वेरी करते हैं, वो लोग पूछते हैं। जब मैंने अभी बीच में बोला कि भाई 3 राज्यों में सरकार बनाई थी आजादी के पहले मुस्लिम लीग के साथ मिलके, हिंदू महासभा ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर ने, तो एक नई जानकारी लोगों के लिए थी। उससे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन कर करके कहा कि अरे ऐसा हुआ था क्या? मैंने कहा हाँ। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की गवर्नमेंट में वेस्ट बंगाल के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि 42 के आंदोलन को कुचल देना चाहिए। तो जो जो अपने आप को राष्ट्रवादी विचारधारा कहती है, जो अपने आप को देशभक्त विचारधारा कहती है, क्या वास्तव में वो देशभक्त विचारधारा है? ये लोगों को समझाना पड़ेगा। क्या वास्तव में वो देश का भला कर रहे हैं? देश का भला तो अच्छी शिक्षा से होगा, अच्छे इलाज से होगा, महंगाई कम करने से होगा, लोगों को राहत देने से होगा। आपको राजनीति को इस ओर मोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा और उसमें हम सारे इंडिविजुअल्स को शामिल होना पड़ेगा। ये देश का भला किस चीज में है? देशभक्ति का सही मायने क्या है? देशभक्ति का सही मायने नफरत फैला के मुसलमानों या सिखों या ईसाइयों के खिलाफ दंगे भड़काना है, या देशभक्ति का सही मायने है सबको अच्छी शिक्षा देके, सबको अच्छा स्वास्थ्य देके, सबको नौकरियां देके, सबकी जिंदगी में खुशहाली लाना? क्या है देशभक्ति का मतलब? तो मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक जैसे तिरंगा यात्राएं हम लोगों ने निकाली, भारतीय जनता पार्टी बहुत विचलित हुई। उसमें हमारे तमाम मुस्लिम साथी, हिंदू साथी, सब निकले। और आपको याद होगा कि तिरंगा यात्रा निकालने के नाम पे हमारे ऊपर FIR हुई। मनीष सिसोदिया जी के साथ आगरा में हम लोग निकले, वहां पे FIR हुई। फिर अभी गाजियाबाद में मैंने तिरंगा यात्रा निकाली, वहां तो इन्होंने जो अपनी ठेकेदारी बना ली है कि भाई तिरंगा सिर्फ हम ही लोग लेके निकल सकते हैं, या मंदिर में पूजा करने हम ही लोग जा सकते हैं, ये धारणा हमें तोड़नी होगी। और हम अगर हाथ में तिरंगा लेके निकलते हैं, हम अगर मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, तो हम नफरत की बात नहीं कहते, हम कहते हैं इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये गीत गाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। हम लोग नारे लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपको इनसे, इनको अगर आप खुली छूट देंगे कि जो काम ये कर रहे हैं उसको ये करते रहें, यानी कि नफरत का जो इनका व्यापार है ये फैलाते रहें, तो मुझे लगता है कि इससे बात बनने वाली नहीं है। अगर हम सारे लोग इस बात का संकल्प लें कि हम अपने घर के आंगन में भी नफरत की चर्चा नहीं होने देंगे, और इस मुल्क की खूबसूरती क्या है, दुनिया किस बात पे हैरान होती है, विविधता में भारत की विशेषता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी
और अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग ऐसे एक साथ मिलकर हिंदुस्तान में रहते हैं, यही भावी है। और आज भी वोट शेयर बीजेपी का हो पाया, यानी 60% लोग इस देश में जो विचारधारा से सहमत नहीं है। वो ठीक है कि जो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो यानी विचारधारा की स्वीकारता नहीं है। यहाँ के लोग जहनियत से एक साथ मिलकर रहना चाहते हैं, यहाँ के लोग मोहब्बत से रहना चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं। उनके बीच में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिसको हमें दूर करने का हर इंडिविजुअल को प्रयास करना पड़ेगा, अच्छे संदेश के माध्यम से, इनकी असली हिस्ट्री बता के, किस तरह से ये जाति और धर्म का भला नहीं कर रहे हैं, किस तरह से ये देश का नुकसान कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको लोगों तक पहुंचानी होगी। तो मैं तो ये समझता हूं कि जैसी पद्मावत लिखते हैं, ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये मुल्क है जहां पे रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में नाम तेरा नाम, एक साचा दूजा न कोई। हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है, और इस खूबसूरती को निश्चित रूप से जो लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के पहचान के विरोधी हैं। हमारी पहचान हमारा सेकुलरिज्म है, हमारी पहचान एक साथ मिलकर रहने में। थैंक यू। इसलिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ वो जानकारी में, जो संजय सर ने जो भी आंसर शेयर किया है। 1942 में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जब समर्थन में थे तो सिंध में उन्होंने पाकिस्तान बनने का बिल भी पास किया था। तो अगर ये इंफॉर्मेशन को भी अगर लोग शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, ये बिल्कुल मैं बोल चुका हूँ, ये जो आप कह रहे हैं मैं बोल चुका हूँ। जी जी, उनके तीन सदस्य थे और तीनों उसके बाद भी जी संदीप में 3 उनके मंत्री थे। थैंक यू वेरी मच संजय सर आपके कीमती वक्त के लिए। तो आज संजय सर के साथ और पंकज सर के साथ हम अब यहाँ पे उसको स्थगित करते हैं। इसके बाद हमारे अगर वॉलंटियर्स अगर रुकना चाहे और अगर थोड़ी देर के लिए बात करना चाहे तो वो अपना हाथ उठा सकते हैं। और हमारे साथ साहिल जी रहेंगे जो हमें हमारी आउटरीच के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और किस तरह से अगर कोई डोनेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ट्रबल शूट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सी यू सून। थैंक यू संजय भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम।